वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद कि आप लोग बखैर होंगे। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे वो है ट्यूबरकुलोसिस यानी दस्त। अब मैं बार बार इस चीज़ का रिपीट नहीं करूँगा कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ से है और फिर कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंडर में जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसके अंडर के में ये ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी है। अब इसको आप समझ लीजिए, है ना, कि ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है के अंडर में हम लोग एक हेडिंग है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उसके दरमियान उसके अंडर में उसके हेडिंग में जो जो डिजीज़ आती हैं वो हम लोग उसका स्टडी कर रहे हैं। यानी कि जो बीमारियां रेस्पिरेटरी रूट से, है ना, ताल्लुक़ जिनका होता है वैसे ही क्या कहते हैं कि वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शस डिजीज़ कहलाती हैं। उसी में है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की यूनानी में दस्त कहा जाता है और दस्त का मफहूम ये होता है, मतलब ये होता है कि इसके अंदर बारीक, है ना, महीन कुटा हुआ जिसको कहते हैं दकीक, दक्काक जिसको कहते हैं। तो उसके क्या होता है कि चूँकि इसमें जो बुखार होता है वो इतना बारीक होता है ना, कि टेम्परेचर से अगर उसको मेज़र किया जाए तो वो नहीं, मतलब उसमें आ सकता है, रीडिंग में नहीं आ सकता। लेकिन एक इंसान जिसको ये बीमारी होती है ट्यूबरकुलोसिस की या दस्त की, उसको महसूस होता है कि हाँ उसका बदन गर्म है, ठीक है, और उसका मलमसहार सा महसूस हो रहा है उसे। तो इस लिहाज से यूनानी अतिबा ने इसे दस्त कहा है। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं, इसमें मैं आपको 3 बुक्स का रेफरेंस के साथ बताऊंगा कि तीनों बुक में किस राइटर ने क्या क्या कहा है। तो पहले है सूर्यकांता, जो कम्युनिटी मेडिसिन जिनकी बुक है, उन्होंने लिखा कि दस्त, है ना, ये क्या है, एक दायमी आम मुतअद्दी बीमारी है। ये ट्यूबरकुलोसिस इज़ अ क्रोनिक कॉमन इन्फेक्शस डिजीज़। क्या है, एक दायमी आम मुतअद्दी बीमारी है। ये सूर्यकांता का कौल है या उनकी किताब में दर्ज है। पार्क की जो बुक में दर्ज है वो क्या है, ट्यूबरकुलोसिस इज़ अ स्पेसिफिक इन्फेक्शस डिजीज़। यानी कि क्या है कि ट्यूबरकुलोसिस एक मखसूस मुतअद्दी बीमारी है ना, ये पार्क ने कहा। अब फिर एक किताब है सैनवाल की, उन्होंने क्या कहा, उसमें लिखा कि तपे दिक या ट्यूबरकुलोसिस जो इंसानी तहजीब का सफ़ेद ताउन है। आप जैसे जानते हैं कि इससे पहले मैंने बताया था कि आपको ब्लैक डेथ जिस डिजीज़ को कहा जाता है वो है प्लेग, और वाइट प्लेग जिस नाम से डोनेट किया, जो इसके नाम से, अगर वाइट प्लेग पूछा जाए आपसे कि ये किस बीमारी से रिलेटेड है तो आपको फ़ौरन बताना है क्या, ट्यूबरकुलोसिस को वाइट प्लेग भी कहते हैं, या इसे ही घॉन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, है ना। और जो है इसकी जो खोज हुई है, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना, इसका एजेंट। और इसकी जो खोज किया 24 मार्च 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी की बेसिलाई को क्या किया था, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और स्टूडेंट ये देखिए आप तस्वीरों में, यहाँ पर ये घोन कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जब बेसिलाई फेफड़े में दाखिल होता है उसके बाद उसका रिएक्शन होता है, पैथोलॉजीज डेवलप होती है और उसमें जो है सेग्रीगेशंस होते हैं सारे, और उसके बाद क्या है कि टिश्यूज़ जो होते हैं वो नेक्रोज हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और एक उसमें एक ट्यूबरकिल, इसीलिए ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, उसी को ट्यूबरकिल भी कहते हैं, है ना, ट्यूबरकिल सा फॉर्मेशन हो जाता है, या उसी फॉर्मेशन को, है ना, घोन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यानी क्या कि उस एरिया के जो सेल टिश्यूज़ हैं, है ना, जब उनकी डेथ हो जाते हैं, बैक्टीरिया उनको क्या करते हैं, उनके तरह के फंक्शंस जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद फिर वो वहाँ पर पड़े रहते हैं, ठीक है ना, और वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, इसे घॉन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी कि फेफड़े काम नहीं करते हैं उस एरिया के जहाँ पर ये क्या है, बैक्टीरिया का लॉजमेंट होता है या उनका वहाँ पे हमला होता है। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं कि ये जो टीबी का बैक्टीरिया है, यानी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस,
ये जो है मोस्टली कहाँ पर, यूजुअली कहाँ पर जो है अपना असर डालता है, वो है लंग्स यानी रिया या फेफड़ों पर, ठीक है ना। वहाँ पर ही क्या करते हैं, यहाँ पर उसका, तो यहाँ पर अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी फेफड़े में अगर डिजीज कॉज कर रहा है तो उसे प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी टीबी होती है, ज़रूर है कि टीबी सिर्फ फेफड़ों की हो, इसके अलावा भी टीबी होती है, जैसे बोन्स की टीबी होती है, जॉइंट्स की टीबी होती है, मेनिंजिस इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस होती है, लिम्फ नोड्स की टीबी होती है, किडनी की ट्यूबरकुलोसिस होती है, ठीक है ना। तो इन सभी जगह, तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस नाम कहा जाए। यानी कि अगर फेफड़े में है तो उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस उसे कहेंगे, वो प्राइमरी है। अब अगर इसके अलावा है जो, यानी फेफड़े के अलावा उसके बाद है किसी और जगह पे बॉडी में, तो जैसे किडनी हो गया, या लिम्फ नोड में है, या जॉइंट या मेनिंजीज में, इंटेस्टाइन में है, तो इन सब जगहों को एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहा जाएगा। आगे कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि टीबी सिर्फ इंसानों में होती है, बल्कि ये जानवरों में भी हो सकती है, खासतौर से जो कैटल होते हैं, है ना, जैसे हम लोग चौपाए कह सकते हैं, उनके अंदर ये भी टीबी होती है और उसको वहाँ पर बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है। अब स्टूडेंट हम लोग उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं। आसान है, बहुत मुश्किल नहीं, चीज़ों को पढ़िएगा आप, समझ में आ जाएगा सब चीज़ें। कि कह रहे कि दुनिया में तौर से अगर देखें तो ये कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया में सेहत आम्मा का मसला बना हुआ है, यानी ये ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक। इसलिए कि एक अंदाजे के मुताबिक मौजूदा आलमी आबादी का 1/3 आबादी जो है दिक के मर्ज से आमतौर पर मुतासिर होता है। अब क्यों होता है, अब मैं आगे इसके अब जब आपको बताएंगे, तो क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया होता है, जो खुसूसियत होती है, वही होता है कि वो एसिड फास्ट बेसिलाई होता है और वो एसिड मीडिया में भी क्या कि सर्वाइव कर जाता है। अब इसके ताल्लुक जब एजेंट हम बारे में बताएंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल बताएंगे। ये था प्रॉब्लम दुनिया के लेवल पर, क्या कि 1/3 है ना, जो है पूरी दुनिया में क्या है कि इसका बीमारी जो है का, ये क्या है, सेहत आम्मा का मसला बनी हुई है। यानी 1/3 जो है पूरी आबादी, आलमी आबादी के लिए ये एक मसला बनी हुई है। हिंदुस्तान के सिनारियों में अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में हर साल इस वाक़यात के मुताबिक इसके जो तादाद होती है दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यानी कह रहे हैं कि बर्डन, कहते हैं इंडिया इज़ द हाईएस्ट टीबी बर्डन कंट्री, पूरी दुनिया में सबसे जो है हाईएस्ट बर्डन किसी को है ना टीबी के लिए, तो वो क्या है, यानी कि टीबी से सबसे ज़्यादा मुतासिर कोई मुल्क है पूरी दुनिया में, वो क्या है, वो हिंदुस्तान है। 2003 के तखमीमा के मुताबिक, या जो उसका डाटा है उसके मुताबिक 1/4 हिस्सा जो है हिंदुस्तान का आबादी है ना, हिंदुस्तानी क्या होता है इसमें, इसी ट्यूबरकुलोसिस में क्या है, वो मुब्तला है। तो स्टूडेंट ये थी इनके क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, याद रखिएगा। हिंदुस्तान में जो है ये पूरी दुनिया में कहते हैं कि बर्डन कंट्री है ना, इन द वर्ल्ड, और इसमें जो है तकरीबन जो होता है 1/4 है ना पूरी आबादी का इस बीमारी में क्या है, मुब्तला है या मुब्तला होते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं इसके नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि एक तरह का ये एपिडेमोलॉजिकल है ना डिटर्मिनेंट्स हम लोग हम बात करने जा रहे हैं, हिस्ट्री के बारे में, डिजीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या है कि एजेंट ये देखिए आप स्टूडेंट, जैसे ये बना हुआ है, ये है ना, ये क्या था, रॉड शेप लाइक बैक्टीरिया जो है, एक बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो रॉड लाइक शेप होता है बैक्टीरिया। तो कह रहे हैं इसका एजेंट, ये कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस जो है इज़ अ फैकल्टेटिव इंटरसेलुलर पैरासाइट। ये कह रहे हैं कि
एक ग्रोही है ना, इंटरसेलुलर होते हैं पैरासाइट, जो कि जो है क्या करते हैं, फेगोसाइट्स के ज़रिए से क्या है कि ये इंजेस्ट कर लिए जाते हैं मैक्रोफेजेस के ज़रिए से, ठीक है ना, जो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म है ना, जो पार्ट प्ले करते हैं उसमें फेगोसाइट्स मैक्रोफेजेस होते हैं। तो वो क्या कहते हैं, इनको आसानी से तो वो निगल लेते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि इंटरसेलुलर, फिर भी इसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद भी जो है ये इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो, है ना, यानी कि वो उसके उसके अंदर क्या कहते हैं कि मैक्रोफेजेस में मौजूद रहते हैं, यानी कि वो किलिंग नहीं कर पाते। माइक्रोफेजेस निकल तो कर लेते हैं इन्हें, बट ये किल नहीं होते, डेथ नहीं होते, डेड नहीं होते। तो जाहिर सी बात है, जब डेड नहीं हुए तो अपना असर तो दिखाएंगे ही, है ना। तो ये भी क्या कहते हैं कि वहाँ पे वो कर लेते हैं कि अपने रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं उसी सेल के अंदर। और ये कह रहे हैं कि इसको कॉक्स भी कहते हैं, कॉक्स बैसिलस भी कहते हैं, या ट्यूबरकिल बैसिलाई, या एसिड फास AFE, यानी कि एसिड फास। मोस्टली देखा गया है कि पैरासाइट होते हैं या बैक्टीरिया। वो चीज़ें क्या है कि एसिडिक मीडिया में आमतौर में वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी उनका असर खत्म हो जाता है। लेकिन टीबी ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर ये सलाहियत है, ये खूबी है कि वो जो है एसिडिक मीडियम में भी क्या है सर्वाइव कर जाता है। इसीलिए जो है ये ज़्यादा ख़तरनाक है और ये पूरी दुनिया में एक मसला बना हुआ है। अब आइए स्टूडेंट बात करते हैं इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि ये किसके ज़रिए से है ना फैल सकता है, इसका माखज़ क्या है, सोर्स क्या है इन्फेक्शन के फैलने के। करेंगे दो सोर्स होते हैं, एक तो ह्यूमन और दूसरा क्या है बॉइन। बॉइन यानी जैसे आपको बताया था बॉइन ट्यूबरकुलोसिस यानी कैटल, जानवरों को गई। ह्यूमन सोर्स में वो लोग इसके जिम्मेदार होते हैं जिसका क्या है कि जिनके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और उनका स्पूटम जो है पॉजिटिव होता है। तो अगर उनके अंदर बैक्टीरिया मौजूद हैं, उनके स्पूटम में बैक्टीरिया निकल रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हुए। अब ये जहाँ पर भी थूकेंगे या जिसके कांटेक्ट में लोगों के आएंगे, वो क्या है उसको ये दूसरे को बीमारी पैदा करने का एक जरिया बनेंगे। और दूसरा सोर्स कहते हैं स्टूडेंट वो है बॉइन सोर्स, यानी क्या कि खास तौर से कि ऐसे जानवर जैसे अगर हम लोग भैंस वगैरह का दूध ले रहे हैं या गाय का दूध ले, अगर उसे टीबी है तो अगर उसके मिल्क को अच्छी तरह से बॉयल ना किया गया है ना, और उसको इंसान पी लिया कच्चे दूध को मानिए, तो क्या है कि उसके अंदर मौजूद है बैक्टीरिया टीबी के बैसिलाई। तो क्या है कि जो इंसान उसको कच्चे मिल्क को यूज़ करेगा, चाहे इंसान चाहे कोई जानवर, उसको क्या है कि ट्यूबरकुलोसिस तब भी हो जाएगी। तो ये दो सोर्स हो गए, क्या एक ह्यूमन सोर्स है, दूसरा बॉइन सोर्स। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं इसके कम्युनिकेबिलिटी कि कब तक ये जो है इसका अगर कोई इन्फेक्ट हुआ है पर्सन तो कब तक वो दूसरे को भी क्या कर सकता है पहुंचा सकता है। कम्युनिकेबिलिटी कह रहे हैं कि पेशेंट आर इफेक्टिव एज लॉन्ग एज दे रिमेन अनट्रीटेड, यानी कि अगर उसे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, वो यूं ही जी रहा है ना, उसने कोई टीबी की भी इलाज के लिए कोई भी दवा नहीं ली है या किसी भी तरह का उसने कोई इलाज इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी, तो वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो लोगों को फैलाता रहेगा। और फिर कह रहे हैं कि अगर एक बार ले लिया उसने दवा टीबी की, तो उसके कहते हैं कि 99% 90% ये चांसेस होते हैं, 90% ये चांसेस होते हैं कि फिर वो दूसरों को, तो भले उसके टीबी मौजूद रहे, उसके साइड सिम्टम भी उसके अंदर मौजूद रहे है ना, बैसिलाई भी मौजूद है, लेकिन कह रहे हैं कि वो दूसरों को नहीं पहुंचा सकता। यानी कि वो क्या है कि दवाएं जो है अपने असरात से उसको क्या करती रहती हैं, उसको इतना न्यूट्रलाइज कर देते हैं कि फिर जब वो वायरस या बैक्टीरिया जब बाहर आता है ना, तो वो फिर उसके असर नहीं होता कि दूसरे को वो नुकसान पहुँचा सके। तो यानी कि अगर एक बार किसी ने इसका इलाज ले लिया, इसकी एक दवा ले ली, तो 90% जो है वो दूसरे क्या है उससे महफूज हो जाते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं इसके कि होस्ट फैक्टर है ना, इसका मेज़बान, यानी किसके अंदर बीमारी होने की अहलियत होती है। एक तो अगर उम्र की ताल्लुक से बात करें तो कह रहे हैं कि तमाम एजेस में, तमाम उम्र में लोगों को ये बीमारी हो सकती है। अब उसका भी एक डाटा था कि 0 to 4 भारत में जो है
0 से 14 साल की उम्र में कितने परसेंट होते हैं, फिर बड़ों में कितने परसेंट होते हैं उसमें। अब वो एक बहुत डिटेल हो जाएगी, है ना, यहाँ पर तो उसको बस शॉर्ट किया मैंने। और आपको बस याद रखिए कि सभी एजेस में ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। और ये करें सेक्स की बात करें जिसमें, यानी मेल फीमेल किसमें ज़्यादा कॉमन होती है, तो मेल में, है ना, ज़्यादा कॉमन होती है। इसलिए कि मेल वगैरह जो ताल्लुक से ये कहा जाता है कि वो चूँकि नशा वगैरह करते हैं और उनका फेफड़े में या स्मोक वगैरह करते हैं, उससे क्या उनके फेफड़े वगैरह कमज़ोर होते हैं, ठीक है ना। इस वजह से उनका जो है वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनको टीबी की बीमारी हो जाए। या ये कहिए कि चूँकि वो बाहर की दुनिया में ज़्यादा लोग एक्सपोज रहते हैं, है ना, और समाज में उनका लोगों से, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है। और तब किसी को मालूम नहीं है कि हाँ कोई टीबी इन्फेक्शन है या किसका इन्फेक्टेड पर्सन से उन्हें मिला, हो सकता हो उसके ज़रिए से उनको मुंतकिल हो जाए, तो ये हो सकता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि न्यूट्रिशन, यानी हो सकता है, एक तो ऐसे लोग, एज बात हो गई और सेक्स की बात हो गई, है ना, किस में होता है। अब फिर न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसे लोग जो कि माल नरिश्ड है, यानी क्या, ये गरीब लोग हैं जो खाना तो खाते हैं लेकिन जो है उन्हें जो न्यूट्रिशन होना चाहिए, है ना, जो अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो उनको मकदार जो उनको बदन के अंदर पहुंचनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि वो क्या है कि मॉल नरिश के अंदर में आएंगे और ऐसे लोगों के बैक्टीरिया आसानी से उन पर हमला कर देता है और वो लोग उसका क्या है, मेज़बान बन जाते हैं। इम्यूनिटी की बात करें तो कह रहे हैं कि मैन हैज़ नो इनहेरिटेड इम्यूनिटी, यानी इनहेरिटेड मतलब ये है कि कोई ऐसा नहीं है कि वो इंसान पैदाइश से, है ना, इस ताल्लुक से इम्यूनिटी लेके आया हो कि वो जो है टीबी उसको बीमारी ना हो। ये कह रहे हैं कि ये एक्वायर्ड होता है, यानी कि नेचुरल तो आदमी इंसान नहीं हासिल कर सकता, बाकी ये एक्वायर्ड होता है, यानी कि अगर बीसीजी का वैक्सीन लगवा ले इंसान तो क्या है कि वो उसको एक्वायर्ड, उसने एक तरह का क्या कर लिया, इम्यूनिटी डेवलप कर ली अपने बॉडी के अंदर, तब उसे टीबी नहीं होगी, है ना, बीसीजी अगर उसने वैक्सीनेशन करा ली है तो। अब स्टूडेंट बात करते हैं इन्वायरमेंट, यानी कि किस इन्वायरमेंट में, है ना, कहाँ पे कौन सा इन्वायरमेंट इसका साजगार होता है, इसके लिए माहौल उम्दा होता है। तो वो है कि कह रहे हैं कि ओवर क्राउडिंग लार्ज फैमिलीज, यानी कि अगर जैसी जहाँ पे जहाँ भीड़ भाड़ के इलाके में लोग रहते हों और बहुत ही मतलब एक रूम में 10-10 20-20 लोग रहते हों, या जिनकी बड़ी फैमिली हो और हुजूम जिसे कहते हैं ना, बड़ा कुंबा, बड़ा ख़ानदान हो, जिनका और जिनके अंदर क्या है कि तालीम की कमी भी हो और कम उम्र में शादी वगैरह हो जाती है उनसे लोगों में, तो इन जगह पे, है ना, बीमारी के फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हम स्टूडेंट बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि इसके ट्रांसमिशन का तरीका क्या है, किसके ज़रिए से ट्रांसमिट होता है। कह रहे हैं कि ये 2 तरीके से ट्रांसमिट होता है, एक तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ज़रिए से और दूसरा है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है कि जब इंसान कोई जिसको टीबी की बीमारी है, यही पता है, और जिससे बताया कि मैं टीबी जो प्राइमरी किसको कहते हैं कि फेफड़े में की बीमारी को कहते हैं टीबी, है ना, अगर वहाँ की होती है तो अब जाहिर सी बात है कि वो नज़दीक है। अब आदमी कोई कफ किया तो क्या हुआ कि प्रोजेक्शन जो है अपने बैक्टीरियाज के या अपने सिक्रेशंस के ज़रिए क्या है, वो क्या है कि इन्वायरमेंट में क्या करता है, ड्रॉप्स को क्या करता है अपने मुंह से निकालता है, जिसकी वजह से अब कोई कांटेक्ट में उसके आ गया, ठीक है ना, तो वो उसको बीमारी हो जाएगी ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि क्या हो गया, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और फिर कहते हैं स्टूडेंट ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो गया, और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई इनडायरेक्ट, है ना, कॉन्टैक्ट हो गया। यानी कि इसमें क्या है, इसके जो जब ये इंसान कफ करता है और उसके बाद इसके ड्राई हो जाते हैं इसके टीबी के बैक्टीरिया, उसके बाद फिर क्या है कि वो एक न्यूक्लियस एक पार्ट बन जाते हैं, है ना, और वो क्या करते हैं कि फिर जब कभी एयर के थ्रू या किसी और के थ्रू अगर वो कोई इंसान उसको इंजेस्ट कर लेता है या वो शामिल हो जाते हैं तो क्या है कि उनको भी टीबी की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कहिए कि ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। कफिंग जनरेट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ ऑल साइजेस, यानी कफ यानी खांसी इसलिए कहा जाता है कि अभी प्रिवेंशन में बताएंगे आपको कि अगर कोई किसी भी तरह का अगर कोई आदमी कफ करता है तो उससे आप लोग ज़रूर उसे समझाने की कोशिश करिए, अगर वो समझता है नहीं तो आप खुद ही बचिए कि उसकी तरफ से मुंह फेर लीजिए, है ना, और या अपने अगर आपके पास हैंकरचीफ वगैरह है
तो उसको इस्तेमाल करिए ताकि जो है आपका वो जो है इनहेल ना कर सके आप। ओके स्टूडेंट, तो ये था मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 3 to 6 वीक्स। यानी कि एक बार अगर किसी को ये उसका बैसिलाई जिसम में दाखिल हुए तो 3 से 6 वीक्स दरमियान, है ना, बाद उनको क्या हो गया कि ये एक रेंज है, उनको अलामत जाहिर हो सकती है किसकी? टीबी की। यह है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं इसके पैथोलॉजी की और इसके पैथोजेनेसिस की। पैथोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बताया था आपको कि ये खतरनाक बैक्टीरिया बैसिलाई है, एसिड फास्ट बैसिलाई होता है ना, इसलिए इसका जो है पैथोलॉजी भी हम लोग जानने की कोशिश करें। बहुत शॉर्ट में किया है हमने कि कह रहे कि जब जो है सांस के रास्ते से जब बैक्टीरिया जिसमें दाखिल होता है तो ये क्या कहते हैं कि फेफड़े के जो छोटे छोटे, है ना, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, है ना, फेफड़े को ब्रोंक्यूल्स में क्या कहते हैं वहाँ तक जाते हैं ये, जहाँ पर ये क्या करते हैं, वहाँ पर ये मल्टीप्लाई होते हैं फिर, है ना, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ चूँकि वहाँ वेंटिलेशन अच्छा होता है ना, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में वहाँ पर वेंटिलेशन अच्छा होता है, तो वहाँ पे क्या है ये लॉन्च करते हैं और वहीं पर ये क्या है मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से लिम्फ नोड और में भी जाते हैं, वहाँ से ट्रेवल करते हैं, लिम्फ नोड में जाते हैं और फिर वहाँ पर भी क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। फिर कह रहे कि सेल मेडिएटेड जो इम्यूनिटी होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है डेवलप हो जाती है और के जो कोशिश करती है वो कि जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल बैसिलाई का वो ड्रॉप ख़त्म कर दे। जब होता है, ठीक है, जैसे वही सबको बताया था, माइक्रोफेजेस क्या करते हैं यहाँ पे पहुँचे और उसके बाद जो है उसको इनगल्फ कर लिए और इनगल्फ करने के बाद फिर वो कहते जाहिर सी बात है कि वो बैक्टीरिया जो है डिस्ट्रॉय नहीं हुए, यानी कि उसके अंदर क्या है कि माइक्रोफेजेस के अंदर मौजूद होते हैं, मौजूद होने की जिसका नतीजा क्या होता है कि ये और भी जो सेल होता है और भी सेल्स मेट्री जो होती है वो भी उसको मतलब चारों तरफ से क्या करते हैं एक तरह घेर लेते हैं, है ना, कि ताकि जो है ये बाहर ना जाने पाए। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि वहाँ पे जाहिर सी बात है कि माइक्रोफेजेस ने इनकल्फ तो कर लिया है, लेकिन जो है क्या है कि वो एक तरह का कहिए कि वो ख़त्म नहीं कर पाए हैं उसको। तो अब धीरे धीरे क्या है कि वहाँ पर एक क्या है कि वो अपना असराज करेगा जिसकी वजह से माइक्रोफेजेस खुद ही वो क्या है किल हो जाएंगे, है ना, और उनके सेजिशन का फॉर्मेशन हो जाएगा और या नेक्रोसिस हो जाएगी, डेथ हो जाएगी उनके, तो है ना, नेक्रोस हो जाएंगे, नेक्रोसिस हो जाएंगे। और कह रहे कि माइक्रोफेजेस जो है उसी बारे में बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि इंट्रासेलुलर बैसिलाई इनहिबिट फेगोसाइमोल फ्यूजन एंड मल्टीप्लाई एंड सर्वाइव विद इन लाइसोसोम। फिर ये कह रहे हैं कि ये अपने उसके अंदर काम किए, है ना, उसको माइक्रोफेज किया, उन्होंने हरा ही दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर फ्यूज़न के ज़रिए फिर मल्टीप्लाई होते हैं और लाइसोसोम के अंदर फिर क्या ये सर्वाइव कर जाते हैं, वहाँ पर भी ये अपने आगे बढ़ाते हैं। फिर कह रहे द इन्फेक्टेड माइक्रोफेजेस देन इनिशिएट द इम्यूनिटी एंड द इन्फेक्शन इज कॉन्टेंट, यानी कि ये क्या अपने आप को और डेवलप करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जो है इन्फेक्शन को कॉन्टेंट यानी एक जगह पे रोकने की कोशिश करते हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या कहते हैं कि द होस्ट इज एसिम्टोमेटिक और मिनिमली सिम्टोमेटिक, या ऐसी कंडीशन में जब बॉडी का जो दिफाई निज़ाम है या तो क़ुव्वते मनाअत का जो निज़ाम है वो इनको कोशिश करती है ख़त्म करने के लिए। जब तक उसकी इस्तेदाद रहती है तब तक तो साइन अलामत का इजहार नहीं होता है, लेकिन जब बॉडी की क़ुव्वते मनाअत कमज़ोर पड़ती है तो इसके अलामतों का इजहार हो जाता है। तो स्टूडेंट ये था। उसके बाद अब किस स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। क्या है कि इसमें ग्रेजुअल लो ग्रेड फीवर होता है, जैसे आपको बताया ना, इसीलिए जो है इस आर्टिकल इसी का तपे दिख रहा है। तप माने होता है फीवर, यानी तप रहा है कोई चीज़, है ना, इसके अंदर गर्म के माने में आता है। अब तक मतलब वहीं बारीक बुखार के माने में भी तप बनेगा, क्योंकि उसका बुखार बहुत ही लो ग्रेड का होता है। और इवनिंग राइस, और ये कब होता है कि शाम होते होते इंसान को महसूस होगा कि यार जब रात टाइम होता है तब मुझे बुखार सा महसूस होता है, बदन मेरी गर्म होती है, तो ये क्या है टीबी की एक अलामत हो सकती है। और फिर कह रहे कि रात में रहती है उसके, फिर जो है जब वो सोने के लिए जाता है तो पसीना निकलता है उसके जिस्म से और फिर वो क्या करता है कि वो बुखार जो है उसका उतर जाता है, यानी कि नाइट स्वेट, ये कहते हैं लो ग्रेड फीवर, इवनिंग राइस टेम्परेचर। और फिर जो है
क्या है, स्वीट है ना। नाइट में क्या होता है कि पसीना निकलना, रात में पसीने का खारिज होना, ये भी क्या है कि इसके अंदर होता है। और कह रहे कि फिर इंसान क्या होगा, थका हुआ महसूस करेगा, सर दर्द होगा, उसको भूख नहीं लगेगी, उसका वेट लॉस है ना। जाहिर सी बात है, जब इंसान खाएगा नहीं तो उसका जाहिर अल्टीमेटली क्या है कि वेट लॉस हो जाएगा। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई तो उसमें तो खाता है डायबिटीज़ में है ना, और उसमें भी वेट लॉस होता है, तो उसकी भी क्या है अपनी एक, हम बताएंगे कि उसमें कैसे होता है डायबिटीज़ में वेट लॉस, यहाँ कैसे होता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे एपिटाइट होता है, यानी कि इंसान को भूख नहीं लगती है, जिसकी वजह से क्या उसका वेट लॉस होता है। ये कहिए कि बैक्टीरिया क्या धीरे धीरे उसको क्या करें, खा रहे हैं वो लोग इंसान जिसमें मौजूद हैं ये। और इसके स्टूडेंट्स की बात करें तो इमेशिएटेड बिल्कुल क्या है, मरा हुआ सा इंसान लगेगा, कि किसको लगता है कि खाने को नहीं मिलता, या अपने आप को ये चुस्त पुस्त रखना ही नहीं चाहता, ऐसा दिखेगा वो इंसान जिसको ये टीबी की बीमारी होगी या जिसको अलामत मिलेगी। अब कह रहे हैं कि इसमें खांसी प्रेजेंट है ना, उमूमी तौर से, आमतौर से इसमें खांसी होना ज़रूरी है, और एक्सपेक्टोरेशन यानी बलगमी खांसी होगा, और प्रोग्रेसिव नेचर होगा, यानी कि कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, लेकिन यह है कि खांसी इसमें होगी। इसलिए कहते हैं अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा किसी को खांसी आ रही है, ठीक है ना, तो उसको ये कहता है कि अपना स्पुटम वो चेक करवा ले, हो सकता है उसे टीबी के है ना होने के चांसेस हो सकते हैं, या उसके बैसिलाई हो सकते हैं मौजूद हो, तो फिर आदमी वो दवा करे वो ठीक हो जाएगा। और फिर कहते हैं स्पुटम कफ इज यूजली, तो हो गया स्पुटम इज यूलोइश कोपियस विकिस एंड फाउल स्मेलिंग, ठीक है। अब क्या है कि ये बताया ना वहाँ पे क्या है कि नेक्रोसिस हो गई, मैक्रोफेजेस वगैरह सबके वहाँ से उनका हुआ, तो अब वो उनको कॉपियस और इस बैड स्मेल से फॉल स्मेलिंग से आएगी, है ना, वहाँ पे सीजेशन हो गया है। और मॉर्निंग का, इसलिए मॉर्निंग आवर्स में यानी सुबह का अगर उसका स्पुटम लें, उसका थूक लें है ना, उसके खेकार को लें, तो वो जो है उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा मौजूद होते हैं, और इसीलिए सैंपल के लिए जो स्पुटम लिया जाता है लेबोरेटरी में लिया जाता है, वो भी क्या है कि वो मॉर्निंग का ही स्पुटम होता है। हेमेप्टाइसिस यानी क्या कि आदमी जब थूकता है, ठीक है ना, तो क्या करता है, या तो उसको क्या खून आता है ना, हेमेप्टाइसिस, तो उसको भी क्या करेगा, क्या है कि उसके बलगम में है ना क्या होगा, खून का शामिल रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे बताया कि बैक्टीरिया वगैरह का डेथ होता है, क्योंकि वहाँ कैपिलरीज भी होती हैं, कैपिलरीज भी मुतासिर होती हैं है ना, जिसके नतीजे में क्या होगा, आरबीसी ऊसिंग होती है उनका, उससे कैपिलरी से बाहर आ जाते हैं। इसकी वजह से फिर इंसान जब वो थूकता है तो उसे क्या होता है कि वो जो है उसके बलगम में क्या है कि शामिल हो जाता है, खून शामिल हो जाता है। Breathlessness is external and progressive. As the disease progress, the patient become emaciated. जाहिर सी बात है, फेफड़े पे असर आ गया, उस पर अपना कम फंक्शन कर पा रहा है, तो इंसान जाहिर सी बात है उसको ब्रीथलेसनेस यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगी, और वो एक्सर्शनल थोड़ा सा भी काम करेगा उसे सांस उसकी फूलने लगेगी। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस के। हेमेप्टाइसिस मैंने बताया कि बलगम में खून आता है। स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स यानी कि जो लग समा रहा है उसमें क्या हो जाए, थोरैक्स नीमो एयर यानी कि पूरा जो कैविटी है ना, थोरेसिक कैविटी है, उसमें क्या हो जाए, एयर भर जाएगी है ना, स्पॉन्टेनियस। पिलोरी फ्यूजन हो सकता है। इम्पाइमा, ब्रोंकाइटिस इत्यादि, शार्बोरिया। फाइब्रोसिस ऑफ द लंग में क्या है, फाइब्रोसिस हो जाए। और कार्पल्मोनियल का भी देख लीजिएगा आप है ना, कि कार्पल्मोनियल क्या होता है कि इसमें भी ये भी क्या है कि एक बीमारी है फेफड़े की। टीबी मेनिंजाइटिस, फिर कॉम्प्लिकेशंस की क्या है कि मेनिंजिस में टीबी हो जाए, ठीक ना, जो ब्रेन की गेशा होती है वहाँ पर भी हो जाए। मैली टीबी या किसी और जगह की है ना, और आर्गन में टीबी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, मैली टीबी कहते हैं। यानी कॉम्प्लिकेशन है, एक जगह का टीबी है फेफड़े में, तो उसके और भी जगह बॉडी में ही, एक ही इंसान के बॉडी में और जगह दूसरी जगह पर भी वो टीबी हो सकती है। इसके इन्वेस्टिगेशन में क्या है, क्या क्या कराएंगे, वो है एक तो स्पुटम एग्जामिनेशन होगा, जो आपको बताया वो मॉर्निंग का होगा। फिर उसके बाद एक्सरे ऑफ द चेस्ट, एक
अच्छा साइन है, जो होगा साइन अगर हो गए तो चेस्ट में दिख के आ जाएगा कि वो जो है एक जो घोन कॉम्प्लेक्स बना है वो एक्सरे में आसानी से डिटेक्ट हो जाएगा और ये मालूम हो जाएगा कि हाँ जो है वहाँ पर उसका बीमारी है टीबी की। ESR के ज़रिए से भी इसका इन्वेस्टिगेशन होगा और उसको मालूम किया जाएगा इस ESR के रीडिंग के ज़रिए से कि इसकी अब नॉर्मल वैल्यू क्या होती है उसकी, वो आप पढ़ लीजिएगा या आपने फर्स्ट ईयर में इसके बाद ताल्लुक से पढ़ाइएगा। यानी क्या, यूथराइज सेडिमेंटेशन रेट ESR। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की, रोकथाम कैसे रोकेंगे, है ना, और कंट्रोल कैसे करें। तो नंबर पहले क्या है, एलिमिनेशन ऑफ द रिजर्वायर, यानी जिसको टीबी है हम क्या करें, उसको एलिमिनेट कर दें, उसको रोक दें, मना कर दें कि भाई तुम जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें कि कैसे उससे टीबी है। अभी अब इसके बारे में और हम ताल्लुक से बात करेंगे। एंड दूसरा क्या है, ब्रेकिंग द चैनल ऑफ ट्रांसमिशन। दूसरा है कि जो चैनल ऑफ ट्रांसमिशन है, ठीक है ना, उसको क्या किया, ब्रेक कर दिया जाए। कैसे, कि भाई कोई थूक वगैरह रहा है ना, तो उसे कहेंगे भाई वो अपने साथ जो है रुमाल दस्ती रखे और दूर जा कर के वो थूके, है ना, ताकि किसी और को इन्फेक्ट ना कर सके। या अगर वो बलगम निकाल रहा है तो अपना ऐसे हर जगह ना पर निकाल दे, ठीक है ना, जहाँ जगह मिली उसे वही थूक दे, नहीं बाकी वो कंटेनर रखे और कंटेनर में क्या करे, वहाँ पर वो स्पूट करे, अपने थूके। प्रोटेक्शन ऑफ सस्टेनेबल यानी जो जिसको हो सकता है बीमारी हो, है ना, यानी इंसान को क्या किया जाए, उसको क्या कि प्रोटेक्शन दिया जाए। प्रोटेक्शन कैसे करिए, बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या देंगे, BCG वैक्सीन अगर किसी को दे दिया जाए। अब याद रखिएगा कि BCG की जो वैक्सीन दी जाती है किस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी जाती है, तो याद रखिए क्या है कि वो है ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए BCG का जो है वैक्सीन दिया जाता है। और ये लाइव वैक्सीन होती है ना, फ्रीज्ड ड्राई लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन होती है और ये पैदाइश के फ़ौरन बाद दी जाती है या 1-2-3 हफ्ते के बाद इसको मतलब दे ही दिया जाता है। पैदाइश के फ़ौरन बाद इस तरह समझिए कि अगर कोई बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो वहीं पर ही फ़ौरन उसका टीका लग जाएगा। अगर नहीं है तो अगर घर वगैरह में अगर पैदा हुआ है तो 1 से 2 हफ्ते जब भी उस जगह मौका मिलेगा पेरेंट्स उसके BCG का टीका लगवाते हैं। और स्टूडेंट ये भी याद रखिए कि इसके BCG का टिकट जो लगता है ना, उसमें क्या है कि एक तरह का मार्क डेवलप हो जाता है और ताकि जो है ये भी मालूम होता है क्योंकि ID आता है, इंटरडर्मल दिया जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक मार्क सा रह जाता है और जब देखते हैं डॉक्टर चेकिंग करने आता है, बच्चे का स्टेटस देखता है तो वहाँ पे देखता है कि BCG का मार्क्स उसको है या नहीं, यानी कि उसको वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुआ है, उसी ज़रिए से मालूम हो जाएगा। बाकी उसके ऊपर अगर हुआ होगा तो पेरेंट्स को बताएंगे। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं, 3 चीज़ें बताएं आपको। नंबर क्या था, एलिमिनेशन ऑफ रिजर्वायर, दूसरा ब्रेकिंग द चैनल ऑफ ट्रांसमिशन, तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ द ससेप्टिबल। 3 चीज़ें बताएं। अब इसमें एलिमिनेशन ऑफ रिजर्व में क्या करना है, क्या कि इसमें करें कि जो वही केस है जिसको टीबी है उसको क्या किया, उसका इलाज किया जाएगा और उसमें क्या किया जाएगा कि पहले उसको डायग्नोस की बनाई जाएगी, फिर उसको जो है उसका इलाज किया जाएगा और ताकि जो है वो और दूसरों को फैला ना सके। एलिमिनेशन ऑफ रिजर्वायर, और इसको क्या किया, उसको रोक दिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा, लोगों से मिलने जुलने नहीं दिया जाएगा जब तक क्या कि वो दवा का खाना ले। ये कहिए कि टीबी से बच सकते हैं, इंसान को एलिमिनेट किया जाएगा, है ना, यानी कि उसको आइसोलेट कर दिया जाए जिसको टीबी है। कीमोथेरेपी अब इसी के अंडर में आता है। एलिमिनेशन में और क्या क्या चीज़ें आप अख्तियार की जाएंगी, कीमोथेरेपी यानी दवा दी जाएगी। कह रहे कि इसमें जो है NDTB ड्रग में 2 तरह की होती हैं, एक तो होती है फर्स्ट लाइन ड्रग और दूसरा है सेकंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग में फर्दर ये ग्रुप होती हैं, एक तो बैक्टीरियासाइडल होती हैं, दूसरा बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। बैक्टीरियासाइडल मिलते हैं जिसमें बैक्टीरिया किल किए जाते हैं दवाओं के जरिए से, और बैक्टीरियास्टैटिक जो कि बैक्टीरिया ग्रोथ को क्या करता है, वो रोक देता है। फर्स्ट लाइन ड्रग में क्या क्या आती हैं, INH, राइफेमेसिन, पैराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये फर्स्ट लाइन। दूसरी के बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग जो बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकती है वो क्या है, इथैम्बुटल और थियाडाजोल। तो स्टूडेंट इसका पूरी ट्रीटमेंट ही टीबी का मैं समझता हूँ कि आधे घंटे का लेक्चर खुद या उससे ज़्यादा के लेक्चर का है कि वो खुद, अगर हम लोग बात करें किस पर, सिर्फ इसके
ट्रीटमेंट के ताल्लुक से। लेकिन चूँकि अभी आपका लेवल बिल्कुल स्टार्टिंग है तो यहाँ पे सिर्फ आप जो है उन दवाओं का नाम जान लीजिए, बाकी सबको एक रिजीम है ना, कि उसके हिसाब से उसका इलाज होता है और उसको दिया जाता है। सेकंड लाइन में ड्रग्स में क्या होते हैं, उसमें जो है जब वो ऊपर की जो दवाएं हैं अगर वो काम नहीं करती हैं, उसके बाद फिर ये सेकंड लाइन जो ड्रग है उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह की ये इंजेक्टिबल फॉर्म में होती है, ठीक है। ब्रेकिंग द चैनल ऑफ ट्रांसमिशन, इसके ताल्लुक से हम जानने की कोशिश करते हैं कि डिसइन्फेक्शन ऑफ स्पुटम, जैसे आपको बताया कि कोई स्पुट कर रहा है तो क्या है उसके स्पुटम को फ़ौरन डिसइन्फेक्ट कर लिया जाए या उसे कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाए, ठीक ना, और वहाँ पर किसी जगह जाकर डिस्पोज कर दिया जाए। लाइनर हुआ, टेस्टिस हुआ, ये सब चीज़ें क्या है उसकी चीज़ों को क्या किया हॉस्पिटल वगैरह में, है ना, क्या किया उसको स्टरलाइज किया जाए सभी चीज़ों को, जो चीज़ वो पेशेंट इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए कहते हैं अगर पेशेंट ऐसे हालत में जो होता है किसी की डेथ भी हो जाती है हॉस्पिटल वगैरह में, उसकी सारी चीज़ों क्या कहते हैं कि जला दिया जाता है ना। सबसे बेस्ट मेथड क्या है डिसइंफेक्शन का, ये वो बंद कर दिया जाता है सारी चीज़ों को, उसकी चीज़ें जो भी चीज़ें उसके लाइनर कपड़ा हुआ, टेंसियल या जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा होगा वो सभी चीज़ों को क्या दफन कर दिया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ ससेप्टिबल, इसमें बताया आपको प्रोटेक्शन ऑफ ससेप्टिबल बाय जनरल मेजर एंड स्पेसिफिक मेजर। उसमें क्या जनरल मेजर में क्या करेंगे, और हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ प्रमोशन हेल्थ यानी क्या, इंसान से ये कहेंगे भाई कि आप अच्छे से खाओ, अच्छा पियो, अच्छा रहो, ठीक है, साफ़ सफाई का ध्यान दो और अपने आप को अपनी हेल्थ यानी का पर्सनल अपनी हाइजीन को मेंटेन रखो, तो आपको किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। और फिर हेल्थ प्रमोशन हेल्थ एजुकेशन में ये है कि आवाम के अंदर जाएंगे, उनके अंदर बेदारी पैदा करेंगे कि भाई टीबी कैसे के जरिए फैल सकती है ना, और क्या क्या चीज़ आपको ऐसे अपनाएंगे तरीके कि आपको ये टीबी नहीं होगी। दो बताया प्रोटेक्शन में ससेप्टिबल में, एक तो जनरल मेजर होगा, दूसरा है क्या है स्पेसिफिक मेजर। स्पेसिफिक मेजर में क्या है, ये है स्पेसिफिक मेजर इस बाय बीसीजी वैक्सीनेशन, यानी कि बीसीजी फुल फॉर्म क्या है आपको मैं समझता हूँ कि याद हो जाए, है ना, अगर ना हो तो फिर मैं बताऊँ आप। चलिए स्टूडेंट मैं बता देता हूँ, बैसिलस कालमेटी ग्यूरिन इसे कहते हैं बीसीजी वैक्सीन। अब आई स्टूडेंट मैं एक पोस्टर आपके लिए लिया है हम, ताकि आपको आसानी हो जाए और चीज़ को समझने के लिए, यानी कहते हैं एक ओवरव्यू है टीबी के बारे में, जानिए और महफूज रहिए। टीबी कैसे फैलती है, ठीक है ना, यानी टीबी से मुतासिर शख्स जो खांसने से, छींकने से, थूकने से उसे क्या है कि फैलती है। एक अलामात ये देखिए, इसको भी आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना। देखो महसूस अंदर खांसी होती है, बलगम होता है, गलबन खून आना, और इसकी तशखीस कैसे की जाती है, यानी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात किया। टीबी का इलाज क्या है, तो एक ओवरव्यू हो जाएगा आपको, है ना। और आपने टीबी से कैसे बचा सकते हो, हेल्थ एजुकेशन हेल्थ प्रमोशन जो ताल्लुक से बताया था आपको, टीबी रोकथाम में आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आप इसको देखिएगा, इंशाल्लाह समझने की कोशिश करिएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था अब तक की गुफ्तगू ट्यूबरकुलोसिस के ताल्लुक से, और इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।